हेलो बच्चों, मैं अष्टमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार कविता जिसके शीर्षक है गुरु और चेला। और इस कविता के कवि है सोहन लाल द्विवेदी। तो मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और इसके बाद हम लोग एक एक करके इसके अर्थ को भी समझते जाएंगे। तो गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, मतलब एक थे गुरु और एक था चेला। इस कविता के दो मुख्य पात्र हैं, एक गुरु और एक चेला। तो गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। यानी अभी के टाइम में गुरु कौन है? गुरु हमारे शिक्षक है जो हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं। और चेला वो होते हैं जो कि गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी अभी के समय में हम किसको बोल सकते हैं? जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं चेला। तो एक थे गुरु और एक था चेला। चले घूमने पास में था ना ढेला, मतलब गुरु और चेला जो है वो दोनों घूमने के लिए निकल गए, लेकिन उनके पास कोई ढेला नहीं था। तो यहाँ पर ढेला का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर ढेला का अर्थ होता है सामान, वस्तु। यानी वो लोग खाली हाथ ही निकल गए, उनके साथ कोई भी सामान नहीं था, ना कोई थैला था, ना कोई पैसे थे, ना खाने पीने का सामान था, कुछ भी नहीं था। वो लोग ऐसे ही दोनों घूमने के लिए निकल गए। चले चलते चलते मिली एक नगरी। तो वो लोग चलते जा रहे थे और चलते चलते उन्हें क्या मिली? एक नगर मिली, नगरी मिली। नगरी मिली मतलब एक नगर मिली। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। उस जो नगर की जो सड़कें थी वो क्या कर रही थी? पूरा चमक रही थी। और डगरी यानी जो गलियां थी, जो रास्ते थे, वो भी क्या कर रही थी? वो भी पूरा चमक रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कठिन शब्द जो है उसका मैंने अर्थ दे दिया है, जैसे कि चेला, ढेला और डगरी। इसके बाद देखिए, तो मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसकी सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो वो लोग जब नगर में पहुँच गए और नगर में जाकर के देखा कि वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ बहुत ही चमक रही थी, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग आकर के कौन से नगर में आकर के हम लोग पहुँच गए। तो वहाँ पर उन लोग जब पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें कौन मिलती है? एक ग्वालिन मिलती है। ग्वालिन का क्या अर्थ होता है? ग्वालिन वो लोग होते हैं जो कि गाय को पालने का काम करते हैं और दूध बेचने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ग्वालिन है। ग्वालिन मतलब एक औरत। ग्वालिन का जो उल्टा शब्द होगा ग्वाला। तो एक ग्वालिन, एक औरत मिली, ग्वालिन औरत मिली। तो उन लोगों को एक ग्वालिन औरत मिली धरे शीस गगरी, जो कि धरे हुई थी। धरे हुए मतलब पकड़ना, पकड़े हुए थी। शीस मतलब अपने माथे पर। गगरी का अर्थ होता है मटका, जिसमें पानी भरा जाता है। तो अपने माथे पर एक मटका रख करके वो जो ग्वालिन थी वो क्या कर रही थी? चले जा रही थी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। वो जो ग्वालिन थी क्या कर रही थी? बहुत ही तेज गति से भागे भागे जा रही थी मटका लेकर के। तो जो गुरु थे वो ग्वालिन को थोड़ा रोक करके कहा कि ग्वालिन इतना तेज मत भागो, बता कौन नगरी बता कौन राजा, थोड़ा बताते तो जाओ कि ये कौन सा नगर है, यहाँ के राजा कौन है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए आए हैं, हम लोग को नहीं पता ये कौन सी जगह है। कि जिसकी सुयश का यहाँ बजता बाजा, इस नगर में कौन से राजा का यश है, कौन सी राजा की कृति है, पहले थोड़ा बताते तो जाओ। उसके बाद देखो क्या हुआ। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ग्वालिन ने जब गुरुजी की बात सुनी तो वो जो ग्वालिन थी वो क्या करी? थोड़ा सा रुक गई और कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित। और ग्वालिन ने क्या किया? महाराज जो पंडित जो गुरुजी थे उनकी ओर थोड़ा सा बढ़ करके वो बोलती है, महाराज पंडित गुरुजी पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। अब तो ठीक है, अब तो आप आ गए हो यहाँ पर पंडित जी। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, यहाँ की जो नगर है, ये जो नगर है क्या है? अंधेर नगरी है। और यहाँ के जो राजा है क्या है?
अनबुझ है। अनबुझ यानी जिसको कुछ समझ नहीं है, जिसको सही गलत की कोई पहचान नहीं है, जो बिल्कुल भी मूर्ख है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। यहाँ पर जो भाजी मिलती है, भाजी यानी एक प्रकार की हम सब्जी उसको बोल सकते हैं, तो वो भाजी है वो टके सेर भाजी यानी 1 रुपये में 1 किलो की मिलती है। और टके सेर खाजा, टके सेर खाजा का मतलब जो खाजा यानी एक प्रकार का क्या होता है, मिठाई, जो कि बहुत स्वादिष्ट मिठाई होता है। तो वो खाजा है, वो भी 1 रुपये में 1 केजी का मिलता है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसका भी अर्थ दे दिया है। इसके बाद देखिए, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो गुरुजी जो है वो समझ गए कि यह अंधेर नगरी है, तो वो गुरुजी बोलते हैं जान देना नहीं है। बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपना जान यहाँ पर नहीं देना है। मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, यहाँ पर मुझे रह करके कोई मुसीबत नहीं लेना है, अपने सर पर पे कोई मुसीबत नहीं लेना है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, न जाने पता नहीं कौन क्षण में, कौन से समय में कहीं क्या हो जाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अंधेर नगरी है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, मेरा मन कहता है कि यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। उसके बाद देखिए, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए, चेला रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो ये बात क्या, गुरुजी ने जब ये बात सुना कि अंधेर नगरी है, तो वो मन में वो समझ गए कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो ये वाली बात क्या है, वो अपने चेला को भी बोली कि देखो ये अंधेर नगरी है, हम लोग अपने नगर को, अपने शहर को चलो हम लोग वापस चलते हैं। तो गुरुजी ने ये बात अपने चेले जो उनके साथ आया था उनको भी ये बात बताई। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरुजी ने बोला चलो हम लोग अपने शहर को वापस चलते हैं, लेकिन जो चेला था वो क्या हुआ, वो नहीं माना, वो जाने को राजी नहीं हुआ। गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, तो गुरुजी क्या करते, उनको विवश होना पड़ा और वो लौट कर चले गए अपने गाँव को चले गए। गुरुजी गए, रह गया किंतु चेला। तो गुरुजी चले गए अपने शहर को, लेकिन वहाँ पर रह गया चेला, उसी अंधेर नगरी में वो वहीं पर रह गया। यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो वो वहाँ पर जो चेला था वो वहाँ पर क्यों रह गया होगा, वो क्या सोचता होगा, वो यही सोचता होगा कि ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब कुछ 1 रुपये का हमें मिल जाता है, 1 रुपये का सब कुछ मिल जाता है, 1 रुपये का 1 केजी का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बहुत सारा यहाँ पे खाऊंगा और अकेले अकेले क्या होऊंगा, मोटा हो जाऊंगा। तो यही सोच करके वो यहीं पर रह गया। विवश जो कठिन शब्द है, विवश का मतलब है मजबूर होना, ठीक है। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। तो वो क्या था, वो जो चेला था वो क्या किया, उसके मन में क्या था, वहाँ पे रहने का उसका कारण क्या था कि यहाँ पर मैं बहुत सारा चीज़ खाऊंगा। तो सबसे पहले वो क्या किया, चला हाट को देखने आज चेला, वो सबसे पहले कहाँ पर गया, वो चेला हाट को चला गया। हाट का क्या अर्थ होता है, बाजार, जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो विक्रेता लोग होते हैं, जो बेचने वाले लोग होते हैं, जिनको कुछ बेचना रहता है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर के आकर के अपने सामानों को लेकर के आते हैं, वहाँ पर अपने सामान को लेकर के बैठते हैं, और जिनको खरीदना होता है वो आते हैं वहाँ पर खरीदते हैं। तो क्रेता विक्रेता लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो चेला है वो कहाँ पर चला गया, सबसे पहले हाट को चला गया, यानी बाजार को चला गया। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, वहाँ पर जाकर के क्या देखता है, वो अजीबोगरीब चीज़ देखता है, वो जो पहले नहीं देखी थी, वो अजीबोगरीब चीज़ देखता है। अजीबोगरीब चीज़ क्या देखता है, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। टके सेर मतलब, टके का मतलब क्या होता है, सिक्का, 1 रुपये का सिक्का। तो 1 रुपये में क्या मिलता है, एक सेर मतलब किलो, 1 किलो, एक
रुपये में 1 किलो हल्दी मिल रहा है, 1 रुपये में 1 किलो जीरा भी मिल रहा है, 1 किलो में 1 किलो ककड़ी जो खाने के लिए होता है ककड़ी भी मिल रहा है, और 1 किलो में 1 किलो खीरा जो कि हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं वो भी 1 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो क्या जीरा, ककड़ी, खीरा, हल्दी ये सब तो 1 रुपये में मिलता ही था। उसके बाद क्या था? रबड़ी मलाई जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है खाने में, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो रबड़ी मलाई है खाने के लिए वो भी 1 रुपये में 1 किलो की मिल रही थी वहाँ पर। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। तो वो जो चेला था उसको तो खाने का बहुत शौक था, तो उसने बहुत दिन तक क्या किया, बहुत सारी मलाई खूब करके उसने खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो देखो उसके बाद देखो और क्या क्या वहाँ उसके साथ होता है, वहाँ पर क्या क्या होता है, क्योंकि वो नगर जो थी क्या थी, अंधेर नगरी थी, और वहाँ के राजा जो थे वो मूर्ख था, अनबुझ था, जिसको कोई समझ नहीं थी। तो उसके बाद देखो, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ दिन तो वहाँ पे रह कर के खूब मलाई, खूब खाना वाना खाया। उसके बाद क्या हुआ, बरसात का मौसम आ गया, बारिश का मौसम आ गया। बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। तो क्या हुआ, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली। तो क्या, बरसात बहुत हुई और बिजली भी चमक रही थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, बिजली बहुत चमक रही थी, बरसात आ गई थी। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, बादल क्या कर रहे थे, गरज रहे थे, और बिजली भी झमक रही थी, मतलब बहुत तेज तेज से वो चमक रही थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। मतलब बरसात का मौसम तो था ही, लेकिन वो बरसात का उस साल जो बरसात का मौसम आया था वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उसमें, मतलब गहरा बरसात हो रहा था। गहरी मतलब बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। उसके बाद देखो तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम आ गया, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, बिजली बहुत ज़्यादा चमकी, जो बादल थे वो भी बहुत ज़्यादा गरजने लगी। तो देखो उसके बाद क्या होता है, गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। तो क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि गिरिराज की एक दीवार भारी, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण क्या हुआ, वहाँ पर उस राज्य में एक दीवार थी, भारी सी दीवार थी। वो दीवार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो बारिश के कारण वो दीवार गिर गया। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, तो राजा को जब पता चला कि वो दीवार गिर गई तो राजा ने क्या किया, अपने सवारी को, उसका सवारी, राजा का सवारी कौन है, घोड़ा, देखो उस चित्र में भी दिखाया गया है। तो अपने सवारी मतलब अपने सवारी में बैठ करके, घोड़े में बैठ करके जहाँ पर वो दीवार गिरी थी वहाँ पर तुरंत जाकर वो पहुँच गया। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, झपट मतलब तुरंत उसको बुलाया। संतरी का अर्थ होता है सैनिक, यानी एक प्रकार का सैनिक हम उसको बोल सकते हैं, जो कि उस जगह, उस जो एरिया था वहाँ का देखभाल कर रहा था। तो संतरी को डपट कर बुलाया, डपट मतलब डांट करके, गुस्सा करके उसको बुलाया। गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया, और बुला करके उस संतरी को क्या बोलता है कि ये जो दीवार है ये क्यों गिर गया और किसने गिरा दिया इस दीवार को। देखो संतरी का मतलब सैनिक होता है, डपट मतलब डांट करके बुलाना। कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। तो वो संतरी, वो जो सैनिक है वो वहाँ पर आया, जब राजा उसको डांट करके बुलाया तो वहाँ पर आया, वो आकर बोलते हैं कि महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, बोलते हैं कि महाराज जी इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मतलब मेरी
कोई गलती नहीं है और मेरा कर्तव्य, मेरे इसमें कोई हाथ भी नहीं है, मेरा कोई इसमें काम ही नहीं है, मेरा इसमें इस दीवार को गिरने का। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, यह दीवार तो पहले से ही कमज़ोर थी, इसी से गिरी। यह न मोटी घनी थी, बोले कि इसलिए यह गिर गया दीवार। यह मोटी नहीं था, मोटा ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा घना नहीं था, घना मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था। तो गहरा, इस यहाँ पर गहरा बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि जो ज़्यादा गहराई तक होता है वो क्या होता है, वो जल्दी नहीं गिरता है। जैसे कि कोई आप पेड़ को ही देख लो कि जो पेड़, जिस पेड़ का जड़ जो बहुत ज़मीन के बहुत गहराई तक होगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तूफान आने पर भी वो पेड़ जल्दी नहीं गिरेगा। तो उस जो संतरी का, उस जो सैनिक का बोलने का मतलब है कि यह दीवार ज़्यादा गहराई तक नहीं था, इसलिए यह दीवार गिर गया, यह कमज़ोर था इसलिए यह गिर गया। उसके बाद देखो, तो यहाँ पे खता का मतलब है गलती करना, गलती। कर्तव्य का मतलब है काम, और घना का मतलब है गहराई तक, ठीक है। तो उसके बाद खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो वहाँ पर तो वो संतरी जो है, वो सैनिक जो है, वो राजा को क्या बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये किसकी गलती है, खता है, किसकी गलती है, ये कारीगर की। कारीगर कौन होता है, जो कि दीवार को या फिर कोई भी घर को बनाने का काम करते हैं। तो बोलते हैं महाराज जी, महाराज साहब, ये जो गलती है ये उस कारीगर की है जिसने इस दीवार को बनाया था। ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरा इसमें कोई हाथ है, ना मेरा इसमें कोई काम है। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो जब वो जो राजा है, जब वो सुनता है कि कारीगर की गलती है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे क्या करता है, उस कारीगर को जल्दी से वहाँ पे बुलवा लेता है। बोलते जल्दी से उस कारीगर को बुलाओ, झट वहाँ पर, मतलब तुरंत उसको बुला लेता है। बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, वहाँ उसको बुलाता है, अपने सामने में उसको बैठा देता है, ठीक है। कारीगर का मतलब होता है शिल्पीकार, जो कि किसी भी घर को, बिल्डिंग को, ये सब को बनाने का काम करते हैं। तो उसके बाद देखो, कहा कारीगर ने, कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो वो राजा जो है कारीगर को वहाँ पे बुलाता है, और बुला करके क्या अपने सामने में उसको बैठवाता है। तो उसके बाद राजा क्या बोलते हैं, कारीगर को सजा दो। बोले ये जो कारीगर यहाँ पे बैठा है, इसको तुम लोग क्या करो, इसको सजा दो। खता इसकी है आज इसको कजा दो, इसकी गलती है, ये जो दीवार गिरी है, ये दीवार को गिरने में इसी की गलती है, क्योंकि इसने बनाया था। आज इसको कजा दो, कजा दो मतलब इसको मृत्यु दंड दो, इसको मार दो इसको। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी। तो कारीगर ये सब सुन करके तुरंत बोल दे, कुछ बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत बोलता है, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो बोलते हैं महाराज जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो वो किसके बारे में बोलता है, कजा, कजा का अर्थ होता है मृत्यु दंड, यानी मौत देना, ठीक है। वो बोलते हैं, यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो कारीगर क्या बोलता है कि ये वो किसके ऊपर देता है दोष, वो बोलता है यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत। बोलता है यह भिस्ती की गलती है। भिस्ती का मतलब क्या, कौन होता है, भिस्ती का मतलब होता है जो कि सीमेंट को बनाने का काम करता है, ठीक है, जो पानी को लाता है और सीमेंट को बनाने का काम करता है। तो यह भिस्ती की गलती, बोलते ये उस भिस्ती की गलती है, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। ये जो गड्ढा, ये जो दीवार को बनाने के लिए जो गड्ढा बना था, यह किसने किया था, ये उसी ने किया था। उसी की लापरवाही इसमें कुछ रह गई होगी, उसी का गैर जिम्मेवारपन है, उसने ठीक से इसने नहीं किया इस चीज़ को। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो राजा जब इस बात को सुन लेता है कि यह गलती किसकी है, भिस्ती की गलती है, तो वो बोलते हैं उस भिस्ती को जल्द यहाँ पर बुलाओ
और उसको क्या करो, फांसी, जल्दी से उसको फांसी चढ़ाओ। तो भिस्ती जो भिस्ती होते हैं वो कौन होते हैं, पानी ढोने वाला, जो पानी को ढो करके लाते हैं। और शरारत मतलब शैतानियाँ। गारा का मतलब होता है पंख या सीमेंट का पतला मसाला। और गफलत का अर्थ होता है लापरवाही, गैर जिम्मेवारपन। तो ये है। उसके बाद देखो, चला आया भिस्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो वहाँ पर जब वो भिस्ती की गलती है तो राजा क्या बोलते हैं, उस भिस्ती को यहाँ पर जल्दी से बुलाओ। तो भिस्ती वहाँ पर तुरंत आकर पहुँच गया, बिल्कुल भी देर न करते हुए तुरंत आकर पहुँच गया। कहा उसने आकर के, उसने वो जो भिस्ती है वो आकर के बोला, इसमें खता कुछ न मेरी। वो क्या बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। बोलता है यह गलती किसकी है, यह गलती उसकी है जिसने मशक को बनाया था। मशक यानी जिसमें पानी को रखा जाता है, पानी को रखने का एक बैग होता है, ठीक है। और ये जो मशक होता है ये किससे बनता है, ये चमड़े से, जो जंतु होते हैं ना, जंतु, वो किसी भी जंतु के चमड़े से वो बनता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि यह, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती किसकी है, जिसने मशक, वो जो बैग को, जो पानी रखने का जो बैग था, उस मशक को जिसने बनाया था, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। वो क्योंकि वो मशक जो है वो इतना बड़ा था कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी उसमें आ रहा था। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो मशक का अर्थ होता है पानी ढोने का थैला या बैग, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो, मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो मशक वाला वहाँ पर तुरंत आ गया। तो आकर के वो मशक वाला जो है वो क्या बोलता है, आकर के बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत आ जाता है और क्या बोलता है, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। वो भी मशक वाला भी आता है और आकर के बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है महाराज जी, यह मंत्री की गलती है। बोलते हैं ये जो गलती है वो मंत्री की गलती है, आपका जो मंत्री है ना उसी की गलती है, इसमें उन्हीं की गलती है मंत्री की गफलत, मंत्री का जो वो लापरवाही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत, उन्हीं की शैतानियाँ है उसमें, उन्हीं की हिकमत, हिकमत का अर्थ होता है बुद्धि, उन्हीं का जो मंत्री है उन्हीं की बुद्धि इसमें उन्होंने लगाई थी। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए गलती किसकी है, आपके जो मंत्री है उन्हीं की गलती है इसमें, ठीक है। तो मंत्री की गलती क्या है, उसमें मंत्री का क्या गलती देता है, अब देख लेते हैं हम लोग। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। तो मंत्री की क्या गलती है, उसने मंत्री की क्या गलती बताया। मंत्री की गलती ये है कि बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया। मंत्री की क्या गलती है, उसने जो मशक जो बना था, जिस चमड़े से बना था, तो वो चमड़ा जो था वो बड़े जानवर का चमड़ा था। तो मंत्री ने ही उस चमड़े को उस मशक वाले को दिया था, ठीक है। चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। तो मशक वाला क्या बोलता है कि मैंने जो मंत्री ने जो मुझे जो बड़े से जानवर का चमड़ा दिया था, मैंने उस चमड़े से बिल्कुल भी चमड़ा कुछ भी नहीं चुराया, अपने पास कुछ भी चुरा करके नहीं रखा। उन्होंने जितना मुझे चमड़ा दिया था मैंने सारे चमड़े का मशक बना दिया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, तो बड़े जानवर का चमड़ा था, तो क्या हुआ, मशक जो है वो भी बड़ा सा बन गया। तो बड़ा सा मशक बन गया तो क्या होगा, ज़्यादा उसमें पानी उसमें आया। यह गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। तो बोलते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है महाराज, इसमें गलती मेरी बिल्कुल नहीं है, ये गलती बिरानी है, मतलब दूसरों की गलती है, इसमें अन्य की गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बिरानी का अर्थ होता है दूसरों की, यानी औरों की गलती, ठीक है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो क्या हुआ,
कि जब उन्होंने बोला कि ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती किसकी है, मंत्री को लाओ, तो जो राजा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तुरंत वो आज्ञा दे दी कि मंत्री को बुला करके वहाँ पर लाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके जो अर्थ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, जल्लाद का अर्थ है जो लोगों को फांसी पर चढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। तो राजा ने क्या कहा कि ये गलती अगर मंत्री की है तो किसको लाओ, मंत्री को बुला करके लाओ। हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, बोला तो उन्होंने राजा ने क्या क्या हुक्म दिया कि मंत्री को फांसी चढ़ाओ, क्योंकि इसमें इस दीवार के गिरने में किसकी गलती है, इस मंत्री की गलती है, तो इसको फांसी पर चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, तो मंत्री को लेकर के जल्लाद तुरंत फांसी को लगाने के लिए तुरंत लेकर के उसको जा रहे थे। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, उसी समय पर उसी क्षण पर क्या किए, उसको बोले कि चलो इस मंत्री को फांसी लगाओ। तो जल्लाद उनको मंत्री को लेकर के फांसी के पास लेकर के जा रहे थे, ठीक है। तो जल्लाद का वही अर्थ है कि जो फांसी पर चढ़ाने का काम, लोगों को चढ़ाने का काम करते हैं। तो बच्चों, हमारा कविता जो है पूरा समाप्त हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके अध्याय के बारे में देख लेते हैं, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसका हेडिंग है, टके की बात। टके की बात हो रही है इसमें। तो पहला प्रश्न है, टका पुराने ज़माने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टका। टका जो है ये क्या था, एक सिक्का था, अभी का नहीं है, ये पुराने ज़माने में ये इसका उपयोग होता था टका का। तो आजकल भी उस जैसे कि वो जो अंधेर नगरी में 1 रुपये में 1 किलो का सब कुछ मिल जाता था, तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर आजकल भी, अभी के ज़माने में भी सब कुछ 1 रुपये में 1 किलो मिलने लगेगा तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होंगे इससे। तो पहले हम लोग फ़ायदे के बारे में देख लेते हैं कि अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो हम लोग कम पैसों में क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग खरीद सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इससे गरीब और अमीर में भेदभाव मिट जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी मनचाही वस्तु खरीद पाएंगे और इससे सब खुश रहेंगे। तो ये हो गया इसके फ़ायदे के बारे में। और नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि अगर सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो विक्रेताओं जो विक्रेता जो बेचते हैं और जो व्यापारी होते हैं, तो विक्रेताओं और व्यापारियों को इससे बहुत नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर सामान एक ही कीमत पर बेचना पड़ेगा और अलग अलग सामानों की कीमत अलग अलग होती है। मूल्यवान वस्तुओं की कीमत अधिक होती है जबकि सस्ती वस्तुओं की कीमत कम होती है। तो अगर उन्हें सब कुछ, अगर सारे सामान अगर 1 ही रुपया में बेचना पड़ जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। द्वितीय प्रश्न, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपये का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्रा है। नीचे देशों की मुद्राएं कौन सी है। इसमें बोला जा रहा है जो हमारा भारत है, यहाँ पर क्या होता है, जो खरीदने बेचने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, रुपये का यूज करते हैं। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश एक देश है, वहाँ पर टके का प्रयोग होता है मुद्रा के रूप में। तो जो भारत और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा है रुपया और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। तो बोलते हैं ये जो और 5 देश नीचे दिया गया है, यहाँ इन देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं, उन मुद्रा का क्या नाम है। तो सबसे पहला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के मुद्रा का नाम है दिनार। देन फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। फिर इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है पाउंड। देन जापान की मुद्रा का नाम है येन। इटली की मुद्रा का नाम है यूरो। यानी फ्रांस और इटली दोनों की मुद्रा का नाम एक ही है, क्या, यूरो। तो बस इतना ही रहा। इसके बाद हम लोग अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।